मुल्क में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मरकज़ ने लिया बड़ा फैसला। 22 अप्रैल से सिर्फ 9 सनती कामों में कर पाएंगे ऑक्सीजन का इस्तेमाल। सभी रियासतों में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट की मिली मंजूरी। इससे मेडिकल ऑक्सीजन अहलियत में 154.19 मीटर टन का होगा इजाफा। भारतीय रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए खुसूसी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का किया फैसला। इफ्को गुजरात की कलोल यूनिट में लगाएगा 200 क्यूबिक मैट्रिक फी टन घंटे वाली अहलियत वाला ऑक्सीजन प्लांट। अस्पतालों को मुफ्त मिलेगी ये ऑक्सीजन सहूलत। मरकज ने किया ऐलान, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर का प्रोडक्शन होगा 2 गुना। प्रिंसिपल साइंसी मुशीर के विजय राघवन ने कहा, ये दवा नहीं है कोई जादू की गोली, इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल अस्पताल में दाखिल करने पर ही लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रियासतों ने किए सख्त इकदाम। राजस्थान ने 3 मई तक के लिए नाफिज की सख्त पाबंदियां। रियासत में काम के सभी मकामात रहेंगे बंद, जरूरी खिदमात को रहेगी इजाज़त। तमिलनाडु ने कल से रात का कर्फ्यू, इतवार और लॉकडाउन का किया ऐलान। गोवा में भी तकारीब में 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी। मगरबी बंगाल में छठे दौर के लिए इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन। सभी सियासी जमातों के लीडरों ने झोंकी पूरी ताकत। और यूरोप के मजबूत 12 फुटबॉल क्लब यूरोपियन सुपर लीग से जुड़े। यूएफा ने इन क्लबों पर पाबंदी लगाने की दी धमकी। वहीं बरतानिया और फ्रांस के वजीर आजम ने की ESL के इस कदम की मजम्मत। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। कोविड इन्फेक्शन के मामलात मुल्क में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की फराहमी एक बड़ा मसला बन गया है। हुकूमत ने कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत कोरोना मरीजों के इलाज में एक अहम जुज़ है, जिसकी वजह से उसकी मांग में कई गुना इजाफा हुआ है। मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने तमाम चीफ सेक्रेटरियों को ख़त लिखकर सनती मकासद के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर पाबंदी लगाने के लिए कहा है। फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील प्लांट, जौहरी तवानाई की सहूलियात समेत 9 सनतों को रियायत दी गई है। ख़त में कहा गया है कि यह फैसला 22 अप्रैल से अगले अहकामात तक नाफिज रहेगा। मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी ने कहा कि रियासतों में कोविड-19 मामलों में तेज़ी से इजाफे की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है। खुसूसन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए तश्कील दिए गए बाइख्तियार ग्रुप 2 ने मुल्क में तिब्बी ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और जान बचाने के लिए सनती इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की फराहमी का जायज़ा लिया है। और मुल्क में कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार मुसलसल तेज़ी से कदम उठा रही है। रियासतों में मेडिकल ऑक्सीजन से लेकर दवा की दस्तियाबी बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सभी रियासतों में अवामी तिब्बी सहूलियात में 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। इससे 154.19 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन अहलियत में इजाफा होगा। मंजूर किए गए 162 PSA प्लांटों में से 33 पहले चुके हैं। इसके अलावा अप्रैल के आखिर तक 59 प्लांट लग जाएंगे, जबकि मई के आखिर तक 80 मजीद प्लांट लग जाएंगे। और कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसे बनाने वाली चीज़ों की बरामदात पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। साथ ही सरकार की मुदाखलत के बाद रेमडेसिविर बनाने वालों ने उसकी कीमत में 25 से 50 गुना तक कमी कर दी है। सरकार ने मुल्क में रेमडेसिविर की पैदावार को इस महीने के आखिर तक 2 गुना करने के लिए इजाफी प्लांट को मंजूरी दी है। इस दौरान रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग से इंतज़ाम किया है। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार बनाए रखने के लिए
ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों ने रेलवे से गुजारिश की थी, जिसके बाद रेलवे ने रियासतों के अफसरान के साथ मिलकर ये फैसला लिया है। रेलवे ने अपने वैगन में ज़रूरी तब्दीली करके ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ये कदम उठाया है। सेहत की मरकजी वजारत ने 8 तिब्बी साजो सामान की मुसलसल सप्लाई के लिए 6 महीने के ट्रांजैक्शन टाइम की इजाज़त दी है। इस हुक्म के मुताबिक दरामदकारों और सनतकारों को मरकज या रियासती लाइसेंस अथॉरिटी से इन आलात को दरामद करने या बनाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इन आलात की सप्लाई नए रेगुलेशन निज़ाम में बगैर रुकावट दाखिल हो, इसके लिए वजारत ने फैसला किया है कि पहले से जो इन आलात को दरामद करने या बनाने का काम कर रहे हैं और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपनी दरख्वास्त दे चुके हैं, उनकी दरख्वास्त सही होगी और उससे नए हुक्म के जारी होने की तारीख यानी 18 अप्रैल 2021 से 6 महीने या दरख्वास्त पर फैसला होने तक अपनी दरामदगी या सनती काम जारी रख सकेंगे। इन आलात में सभी इम्प्लांटेबल डिवाइस, सीटी स्कैन के आलात, एमआरआई का सामान, एक्सरे मशीन और बोन मैरो सेल सेपरेटर वगैरह शामिल हैं। और आइए कोविड की ताज़ा सूरत हाल और इस सिलसिले में ख़ास करके अपने नुमाइंदे से हम बात करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, अभी अगर हम कोविड की बात की जाए तो मुल्क भर में जो हालात बने हुए हैं, अगर ताज़ा हालात की बात की जाए तो अब भी 2.5 लाख के करीब या उससे ऊपर ही कह सकते हैं मामलात आ रहे हैं। हर तरह से सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल। हर दिन अगर हम पिछले 3-4 दिन से देखें तो हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और अस्पतालों पर यही वजह है कि बोझ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनमें से कई मरीज जो है गंभीर रूप से बीमार हो जा रहे हैं। साथ ही साथ कई मरीज घबराहट में, जब जैसे उनका ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होता है तो घबराहट में भी अस्पताल पहुंच जा रहे हैं। तो इसलिए अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है। निश्चित तौर पर अगर हम देखें, चाहे महाराष्ट्र में भी कल 60,000 से ज्यादा मामले आए, दिल्ली में 25,000 से ज्यादा मामले आए। दिल्ली में 30% पॉजिटिविटी रेट है, जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर भी मामला। और बाकी दूसरे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां भी केस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में लोगों में थोड़ी सी घबराहट है, साथ ही साथ अस्पतालों पर बोझ है, ऑक्सीजन वाले बेड की बहुत डिमांड है। और कई दिल्ली सरकार ने भी कहा कि उनके यहाँ ऑक्सीजन वाले बेड की ऑलमोस्ट एक तरह से खत्म हो गया है। ऑक्सीजन को लेकर के हाय तौबा मची हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन तमाम जो जी हॉस्पिटल्स हैं उनको पहुंचाया जाए। तो ये एक हालात बनी हुई है। निश्चित तौर पे अभी भी थोड़ी सी हम सतर्कता बरतें। बार बार हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अगर आप कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, हाथ धोते रहेंगे, और जो लोग टीकाकरण के योग्य है 45 साल से अधिक उम्र के, वो अपनी टीका को जरूर लगवाएं। इससे फायदा ये होगा कि एक तो संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि बहुत जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। खासतौर पे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से नीचे के बच्चे बाहर न निकले, और जिनको जरूरत हो वही निकले, और जो जी निकले वो मास्क पहन कर निकले। जी बिल्कुल। अच्छा नितेंद्र, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है ख़ास करके 8 मेडिकल इक्विपमेंट जो है उसके लिए जो है ट्रांजैक्शन टाइम जो है वो उसकी इजाज़त दे दी है। जो कंपनियां उसको बना रही थी उसको इजाज़त दे दी है। जी बिल्कुल। वो इसलिए किया गया है क्योंकि अभी देश में बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट की डिमांड है, चाहे वो सीटी स्कैन हो या एमआरआई हो, ये तमाम जो उपकरण है इनकी डिमांड है। तो अगर किसी का लाइसेंस खत्म हो गया है या फिर रिन्यूअल के लिए उसने दिया है, तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है कि उनको कोई दिक्कत ना हो। जो कानूनी जो प्रोसेस है उसमें जो बाधाएं हैं उसको दूर करने की कोशिश की गई, क्योंकि इस वक्त इन इक्विपमेंट की बहुत जरूरत है देश में, देश के अलग अलग हिस्सों में अस्पतालों में। तो एक बहुत बड़ा कदम सरकार का कि कोई हर्डल ना हो अस्पतालों के लिए भी और मरीज के लिए कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये कदम उठाया गया है।
नितेंद्र, देश के अलग अलग राज्यों में हमने देखा, रियासतों में देखा हमने कि अभी वीकेंड का जो है कर्फ्यू लगा था, उसका कितना असर दिखाई दिया। खास करके अगर लोगों की मानसिकता, उनकी जहनियत की बात करें, लोग घरों से पहले भी निकल रहे थे, लेकिन अब जो है जिस तरह देखा कि मोहल्लों में अगर लोग मेन रोड पे जो बाहरी सड़कें हैं उस पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने गली मोहल्लों में लोग जो है उसी तरह से नज़र आ रहे थे। तो इसका कितना, वीकेंड कर्फ्यू का कितना फ़ायदा दिखेगा आने वाले दिनों की अगर बात करें तो? देखिए, वीकेंड कर्फ्यू का फायदा तो हफ्ता 10 दिन बाद ही पता चलेगा कि इसका क्या रिजल्ट आया। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं कि नाइट कोरोना कर्फ्यू नाइट में लगा है, बहुत दिन से हो रहा है, फिर भी वहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। 60,000 के आसपास रोज मामले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जरूर है। अगर आप अपने गली मोहल्लों की बात करें, अगर हम निकले अगर बाजार के लिए या फिर घर से बाहर, तो अभी भी लोग मास्क नहीं लगाते हैं, और जो लगाते हैं वो नाक के नीचे लगाते हैं। ये आप जी, कहीं भी बिल्कुल। देखेंगे, जहां भी आप घर के आसपास जाएंगे तो यही आपको नजारा दिखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे, हमने दिल्ली पुलिस के ने वीडियो भी बनाया था। जब कई सारे लोग निकल के जा रहे हैं तो पुलिस से जब पूछती थी कि आप क्यों जा रहे हैं, अभी तो कर्फ्यू लगा वीकेंड का, तो वो लोग तरह तरह के बहाने बनाते। कोई कह रहा है कि मैं जागरण में जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं शराब खरीदने जा रहा हूँ, मैं इकोनॉमी को बढ़ाने जा रहा हूँ, कोई लड़ रहा है पुलिस से कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमको पकड़ रहे हैं। तो ये जो एटीट्यूड है वो बहुत नुकसानदायक है। ऐसे में आपको भी संक्रमण खतरा है, साथ ही साथ आप दूसरों को भी संक्रमित करते हैं। तो ये तमाम चीज हमको देखें तो एक नागरिक का जो व्यवहार होना चाहिए कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल, संक्रमण सबसे बिल्कुल। पहले आपको होगा तो आप मास्क लगाएं, कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करें। आपको पता है कि अस्पतालों में बोझ है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, फिर भी आप वही गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ये एक व्यवहार में हमें बदलाव लाना होगा कि जब हम घर से बाहर निकले, चाहे कहीं भी जाए, सब्जी लाने जाए, राशन की दुकान पे जाए, दूध लाने जाए, तब भी मास्क पहने, क्योंकि वहां पर आपका दूसरे लोगों से इंटरेक्शन होगा और वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। और ये छोटे छोटे संक्रमण ही एक बड़ा व्यापक रूप ले लेता है। आप घर को अगर आते हैं, अपने परिवार को संक्रमित करते हैं, जी। सब्जी वाले को कर देते हैं, दूध वाले को कर देते हैं, या अपने पड़ोसी को कर देते हैं। तो ये जब तक व्यवहार में अपने नहीं लाएंगे, तब तक ये इसका रोकना बहुत मुश्किल है। खासतौर पे और सरकार पे ब्लेम करना है कि अस्पताल नहीं है, ये नहीं है। अस्पताल की एक क्षमता होती है, रातों रात बनता नहीं है, रातों रात डॉक्टर्स नहीं आते हैं। कम से कम आप अगर ठीक से व्यवहार करेंगे तो संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। ये बहुत जरूरी है। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका नितेंद्र। बिल्कुल ज़रूरी है कि ख़ुद भी लोगों को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगा, तभी जाकर सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम है उसका असर दिखाई देगा और कोरोना महामारी से हम जीत पाएंगे दोबारा, जो ये महामारी हम लोगों के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के असर के दौरान हुकूमत ने आज से 3 मई तक कुछ ज़रूरी रियायतों के साथ जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने कोरोना इन्फेक्शन पर मौसर कंट्रोल और रोकथाम के मकसद से पूरी रियासत में आज से 3 मई की सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इस दौरान सरकारी दफातर, बाजार, मॉल्स और काम वाले मकामात बंद रहेंगे। दूसरी जानिब मजदूरों के रोजगार से मुतालिक सरगर्मियाँ जैसे फैक्ट्री और तामीरी काम पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा ठेला और फेरी लगाने वाले लोगों को कमाने की छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल के जायजे के लिए कल आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें रियासत में वायरस फैलने से रोकने के लिए कुछ अहम फैसले किए गए। जायजा मीटिंग में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र कई अहम अहकाम दिए गए हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज 15 मई तक बंद रहेंगे। तहकीक और इंटर्नशिप के लिए तलबा को ही हाजिरी देनी होगी। जनाजे में शिरकत के मामले में 20 लोगों को की इजाज़त होगी और इंडोर मकामात पर सभी तरह की तकारीब के लिए 50 और बाहरी मकामात पर सभी तरह की मीटिंगों के लिए 100 लोगों को इजाज़त होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर आने वाले सभी मुसाफिरों की टेस्टिंग के मौजूदा अहकामात पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कोरोना को फैलने से रोकने के मकसद से गोवा सरकार ने 50 से ज़्यादा लोगों की मीटिंगों पर पाबंदी लगाने के अहकाम जारी किए हैं और ऑर्गेनाइजर के लिए इजाज़त लेना लाजमी कर दिया है। अहकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले पर ऑर्गेनाइज़र के साथ साथ जगह के इंचार्ज को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। ऑर्गेनाइज़र और जगह के इंचार्ज को भी मास्क पहनना, समाजी दूरी बनाने समेत कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी हिदायत पर अमल करने को कहा गया है।
हालांकि मरकज और रियासती सरकार के प्रोग्रामों को कुछ रियायत दी गई है। बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने 15 मई तक रात का कर्फ्यू जारी रखने की हिदायत दी है। रियासत में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा। बिहार में कोरोना के 8,690 नए मामले सामने आए हैं। अब रियासत में कोरोना के मरीजों को मिलने वाले इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी पहल की जाएगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दीगर तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस मुद्दत के दौरान किसी भी तरह का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी 15 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन, जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा ताकि लोगों का संरक्षण किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए सब तरह की व्यवस्था की जाएगी। इसके बारे में पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। और फिर जो RT-PCR टेस्ट हम लोग कर रहे हैं सब जगह, उसकी संख्या तो बढ़ाई ही जा रही है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक, मैंने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा। मुल्क में ऑक्सीजन के मसले के पेश नज़र इफ्को गुजरात की कलोल यूनिट में 200 क्यूबिक फी मैट्रिक टन घंटे की सलाहियत वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा और इसकी अस्पतालों में मुफ्त फराहमी करेगा। इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO US अवस्थी ने ट्वीट करते हुए इसकी इत्तला दी। अस्पतालों में ये ऑक्सीजन मुफ्त में दी जाएगी। हर ऑक्सीजन सिलेंडर 46.7 लीटर का होगा। इसके अलावा इफ्को अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में भरेगा, बस उन्हें सिलेंडर खुद लाना होगा। प्रिंसिपल साइंसी मुशीर के विजय राघवन ने कहा है कि रेमडेसिविर दवा कोई जादू की गोली नहीं है, इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में दाखिल होने पर ही लिया जाना चाहिए। तमिलनाडु हुकूमत ने कोविड के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र सख्त इक़दामात किए हैं। हुकूमत ने कल 12वीं के इम्तहानात मुलतवी करने, हर इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने और 20 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। रात के कर्फ्यू के दौरान सिर्फ ज़रूरी खिदमात की इजाज़त होगी। रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला के पलानीस्वामी की ज़ेर सदारत इजलास के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया। कल तमिलनाडु में कोविड के 10,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, जो अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा तादाद है। बात मगरबी बंगाल इंतखाबात की करें तो बाकी बचे 3 मरहलों के लिए इंतखाबी तशहीर जारी है। छठे मरहले की पोलिंग के लिए तशहीर का आज आखिरी दिन है। कल बीजेपी की तरफ से तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला और पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह ने मगरबी बंगाल के पूर्वा बर्धमान में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने ममता सरकार पर किसानों का पैसा रोकने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि किसानों के मफाद में मरकजी सरकार जो पैसा भेजती है, ममता सरकार उसे रोक देती है। उधर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी रियासतों में रोड शो और रैलियां करके वोट मांगे। ममता ने अपनी सरकार की हुसूलियाबियां शुमार कराई। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने TMC की सुजाता मंडल और बीजेपी के सत्यन बासु पर ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी है। रियासत में 22 अप्रैल को छठे मरहले की पोलिंग होनी है। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन सुल्तान अल नहयान के साथ मुलाकात की और दो तरफ़ा ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तशुनीद की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़ाहिर किया कि कोविड के बाद मईशत को फिर से पटरी पर लाने पर ख़ास जोर रहना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। दुनिया के तमाम मुल्कों में अब तक कुल 14 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा लोग कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 12 करोड़ से ज़्यादा लोग इलाज के बाद सेहतयाब भी हो गए हैं।
इस खतरनाक बीमारी के सबब अब तक 30,32,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका इस वबा में सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां 3,24,00,000 से ज़्यादा लोग कोरोना की जद में हैं, जबकि 5,81,000 से ज़्यादा लोगों की इस वबा के सबब मौत हो गई है। मिस्र की राजधानी काहिरा में इतवार को एक रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और 98 लोग जख्मी हो गए। ये रेलगाड़ी राजधानी काहिरा से दरियाई नील डेल्टा के शहर जा रही थी। रेलवे अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि काहिरा से शुमाल में कोलंबिया सूबे के बानहा शहर में रेलगाड़ी के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं वजारत सेहत के मुताबिक 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस की मदद से हादसे में जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और खेल की खबरों की बात करें तो आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में शिखर धवन की बेहतरीन 92 रन की शानदार इनिंग्स की वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पंजाब को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा, लेकिन कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की सलामी जोड़ी ने दिल्ली के गेंदबाजों को कामयाबी का मौका नहीं दिया और शराकतदारी में सेंचुरी मुकम्मल की। मयंक अग्रवाल ने 36 गेंदों पर 69 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 61 रन बनाए। पंजाब ने दिल्ली के सामने 196 रन का हदफ रखा। दिल्ली ने 196 रन के हदफ का ताक़ुब करना शुरू किया तो शिखर धवन ने शुरू से ही जारिहाना रुख इख्तियार किया। उन्होंने अपनी निस्फ सेंचुरी 8 चौकों की मदद से 31 गेंदों में मुकम्मल की। इसी बिना पर दिल्ली ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर 100 रन मुकम्मल किए। शिखर धवन ने अपनी टीम को फतह के करीब ले जाने के लिए 92 रन की इनिंग्स खेली। आखिर में मार्कस स्टोनिस और ललित यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 6 विकेट से कामयाबी दिलाई। और विराट कोहली की कप्तानी में वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन अब तक बहुत अच्छा रहा है। टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है। इतवार को आईपीएल के 2 मैच खेले गए। चेन्नई में खेले गए दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल के 78 और एबी डिविलियर्स के 76 रनों की बदौलत 4 विकेटों पर 204 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की विकेटें वक्तन फवक्तन गिरती रही और उनका कोई भी बल्लेबाज अपनी इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में तब्दील नहीं कर सका। आंद्रे रसल और शकीबुल हसन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत की उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन उनके आउट होते ही वो उम्मीद भी नहीं रही। कोलकाता पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 38 रन से जीत दर्ज की। टीम 8 विकेटों पर 166 रन ही बना सकी। यूरोपियन फुटबॉल आजकल उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की कई अहम टीमों ने यूरोपियन सुपर लीग का दामन थाम लिया है। जो टीमें यूरोपियन सुपर लीग से वाबस्ता हैं उसमें आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टाइटनहम जैसी टॉप टीमों समेत 12 दीगर क्लब शामिल हैं। इसके अलावा एसी मिलान, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना भी इस लीग से जुड़ेंगे। यूरोपियन सुपर लीग को यूरोप से सबसे बड़े फुटबॉल मुकाबले चैंपियन लीग के बराबर खड़ा किया गया है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन और यूएफा ने यूरोपियन सुपर लीग के इस कदम की मजम्मत की है। भारतीय मुक्केबाज पूनम ने पोलैंड के कलसे में चल रहे नौजवान आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जबकि दीगर 5 मुक्केबाजों ने आखिरी 16 मुकाबले आसानी से जीतकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। अपने कैरियर में अब तक एक भी हार का सामना नहीं करने वाली पूनम ने इतवार को क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के नाजिर के सिरक को शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के सोटोरा तुर्डी बेकोफ से होगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारतीय पहलवानों ने एक चांदी और एक कांसे का तमगा अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। 40 किलोग्राम वजन के जुमरे में भारत के दीप पूनिया ने चांदी का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। पहले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके दीपक को फाइनल में मौजूदा ओलंपिक और आलमी चैंपियन ईरान के हसन यजदान के हाथों शिकस्त मिली। ईरान के पहलवान ने फाइनल में 10-0 से जीत हासिल करके सोने का तमगा अपने नाम किया। वहीं दूसरी जानिब 92 किलोग्राम जुमरे में संजीत ने कांसे का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की।
उसके अलावा फ्री स्टाइल में भारतीय टीम रनर अप रही, जबकि ईरान ने चैंपियनशिप अपने नाम की। और आइए अब एक नजर डालते हैं मुल्क के चंद बड़े शहरों के दर्जे हरारत पर। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त है आपसे रुख्सत होने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। हम सब उससे पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उस पर अमल किया जाए, और जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलें, क्योंकि मास्क लगाएंगे तभी आप खुद को भी महफूज रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी रख पाएंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।